नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 11 फरवरी और जुम्मे का दिन है आज, मतलब फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कल के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारा जो डेली प्रोग्राम का रूटीन यही होता है कि आप लोगों के दिए हुए बताए हुए आंसर्स पे, कमेंट्स पे हम रिप्लाई करें और उनसे डिस्कस करें। ठीक है, दो प्रोग्राम्स मैंने आपसे पूछे थे, आप में से किसी ने नहीं मुझे कमेंट करके बताया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच द एंटायर इंडिया इज लर्निंग फ्रॉम इट। पहला था स्टेट गवर्नमेंट केरला की कौन से ऐसी यूनिक प्रोग्राम है जो ट्राइबल्स बच्चों के शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए ले आई है। उसका नाम था नमत बसई। ठीक है, और दूसरा एक था केरला की बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है ये, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, जिसको हम काइट कहते हैं। ये एक ऐसा क्लासरूम प्रोजेक्ट था जो कि वहाँ की नोडल एजेंसीज ने इम्प्लीमेंट किया था स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। इसका केरला इज एक्सेप्टेड एज डेवलपमेंट मॉडल। हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे एक एस्पिरेंट हैं आयुष, उन्होंने डिटेल्ड में मेंशन किया हुआ है कि व्हाट कुड बी द डिस्पैरिटी बिटवीन केरला एंड उत्तर प्रदेश। तो आयुष, आपका आंसर अच्छा है, आपने ठीक लिखा है। और आपने यहाँ पे भी लिखा है ऑल दीज पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन सुटेबल एग्जाम्पल। आई अग्री विद द फैक्ट। मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम केरला की बात करें तो नहीं है। केरला में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बोथ। जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो बोथ, बोथ मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में दोनों, लेबर्स के लिए भी और स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मामले में केरला अभी पीछे चल रहा है। तो यही तो मैंने उस दिन भी बात कही थी कि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे केरला में। ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट हर घर में वहाँ पे है, तब भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप पॉइंट कट कर दीजिएगा। बाकी आई एग्री विद द फैक्ट, सारे पॉइंट्स है आपके। और अगर मेंस आंसर आप इस अप्रोच के साथ लिखते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ए गुड, एटलीस्ट इस क्वेश्चन पे यू विल गेट ऑलमोस्ट 7 मार्क्स। ओके, अंजलि ने लिखा है, सो वेल डन अंजलि। मुझे पता नहीं था कि आपका आंसर इसी पे है, सो वेल डन। नमत बसई एंड काइट, जिसको हम KITE कहते हैं, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है, ये सही जवाब है आपका। सो वेल डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले हमारा ये यूट्यूब रिचुअल्स है, CD रिचुअल्स, सिविल्स डेली के डेली रिचुअल्स, जहाँ पे हम ये सारे कुछ हफ्तों से, महीनों से क्लास लिए जा रहे हैं। ये बेल आइकॉन दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे ना, तो एक 3 ऑप्शंस बन के आता है, उस पर आप पर्सनलाइज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो आपके इनबॉक्स में, यूट्यूब के इनबॉक्स में, ऐप में वो सेव हो जाए, वो रहे हमेशा, ताकि जब भी आप ऐप खोलें, कोई न्यू नोटिफिकेशन आए तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आज के एडिटोरियल एनालिसिस पे। दो, वैसे तो मैं आज एक एनालिसिस है, अगर मैं अच्छे तरीके से कवर करूंगा तो ये जो लोकल जॉब लॉ वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप ऊपर में, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम MSP पे आ जाएंगे नीचे, ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। और ये जो है इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस सबवर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो आर्टिकल है, ये एक 1 सेकेंड, ये एक अच्छा आर्टिकल है। मतलब हर फ्राइडे को ये एक इंटरव्यू आता है। ठीक है, बेसिकली आप इसको, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम आउट। ठीक है, इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस सपोर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज करिए और एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने इसको समझाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ओपेड एनालिसिस में और करंट अफेयर्स में और हमारे एक्सप्लेनर में हमने गवर्नर्स के पावर को, फेडरलिज्म को, उसके फेडरल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। अच्छा बताया गया है। कभी कभी ये जो इंटरव्यू होते हैं, इसमें अच्छी बातें भी नज़र आ जाती हैं, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। ओके, चलिए हम अपने आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे
ये है लोकल जॉब्स लॉज दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। दोस्तों ये हम देखेंगे इसमें कि रिजर्वेशन का दूसरा एंगल क्या है। ठीक है, जब अफर्मेटिव एक्शन प्लान होता है, मैंने आप सबको बताया था, मेरी वीडियोस भी है उस पर। अफर्मेटिव एक्शन प्लान दो सेगमेंट में बटा होता है मेजरली। एक तो है रिजर्वेशन, मतलब किसी को हम आरक्षण देके रिजर्व करके सीट उसके लिए, हम उसके लिए एक अफर्मेटिव एक्शन प्लान बना रहे हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंसेस। ठीक है, हम पहले इन साहब को प्रेफर करेंगे, उसके बाद कोई सीट की ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, नथिंग एज सच। नाउ आज का जो आर्टिकल है वो पब्लिक और प्राइवेट रिजर्वेशन के वर्सेस में बताया गया है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में अगर आ जाए प्राइवेट रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसको आप मेंशन कर सकोगे जो डिफरेंस बताएंगी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक एंड प्राइवेट रिजर्वेशन। ओके, तो आज का आर्टिकल ये है, इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा 10 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ जब भी ये इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज रिजर्वेशन। ओके, नाउ लोकल प्रेफरेंसेस, आप इस इमेज को देख रहे हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पे ऑलरेडी जो 50% रिजर्वेशन की सीलिंग है, कैप है, उसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया है स्टेट में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप सबको पता है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो होता ही होता है। ठीक है, पॉलिटिकली एक्टिवेटेड, रिलीजियसली एक्टिवेटेड ये मुद्दा होता है। ठीक है, सो महाराष्ट्र में तो हद कर दी थी, मतलब 80% ऑफ डोमिसाइल वर्कर्स, ठीक है, महाराष्ट्र रेजिडेंट, जो कि महाराष्ट्र में लगभग 15 साल से रेजिडेंट हैं, जो 15 साल से ऊपर महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके लिए 80% डोमिसाइल प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया था। ठीक है, वहीं हरियाणा में अभी जिसकी भी हम बात करेंगे वो 75% है, मध्य प्रदेश में 70%। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि हर स्टेट, इंडिया में 28-29 राज्य हैं, हर स्टेट अगर ऐसे ही कानून लेके आ जाएगी कि वो अपने डोमिसाइल को, वो अपने लोकल रेसिडेंट्स को प्राइवेट जॉब में प्रेफरेंस देगी, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? जो इकोनॉमिकली वीक स्टेट हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा कमज़ोर हैं, जहाँ पे उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ नहीं है, वो तो बाहर वाले स्टेट में जाएंगे ना, वहाँ जाके वो जॉब ढूंढेंगे। तो जब प्रेफरेंस ही दी जाएगी, 70% लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी डोमिसाइल की, तो कहाँ से फिर, तो ये दिक्कत हो जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहता है, उसको जॉब करने का मन है बैंगलोर में, जिसको हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन उसके लिए तो उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले तो रिजर्वेशन होगी, ठीक है, पहले प्रेफरेंसेस आएगी, पहले 70% तो कर्नाटका दे देगी डोमिसाइल को, रेसिडेंट्स को, तो फिर उसकी जो 30% में जो कैप है उसमें से फिर कंपटीशन होगा। ओके, सो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाएंगी। तो आइए समझते हैं कि क्या इश्यूज हैं इसमें। ओके, सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जल्द ही केस सुनने जाएंगे और उनको उस पर जजमेंट देने जाएंगे। किस पे? टू हियर हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट और द हरियाणा एक्ट, जिसने ये कहा था कि 70% ऑफ द जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर इन द स्टेट फॉर लोकल रेसिडेंट। ठीक है, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी, इस पे बहस करेगी। ठीक है, बेसिकली ये एक्ट क्या कहता है दोस्तों? ये एक्ट ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है जिनकी सैलरी 30,000 तक होगी, उनको, उन पे ये एक्ट लागू करेगा। ठीक है, उन लोगों को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज को, कुछ कंपनीज को इस पूरे के पूरे एक्ट से बाहर रखा है। कौन कौन से हैं वो कुछ हैं स्टार्टअप्स हैं, कुछ नए, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इनेबल्ड कंपनीज हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, फार्म लेबर हैं, डोमेस्टिक वर्क हैं, एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर विद इन द स्टेट, ये वाला भी चीज़ है। ठीक है, सो
ये सारे इतने सारे प्रोविजंस के साथ, इतने सारे इफ्स एंड बट्स के साथ लोकल्स रेसिडेंट्स को यहाँ पे जॉब देने की बात की गई है। द एक्ट वॉज इनैक्टेड इन फरवरी 2021, लास्ट ईयर हुआ था, इसी साल इसी टाइम पे। और अब जो है जनवरी में उसको अफेक्ट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, लेकिन उस पर अभी स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसकी केस की सुनवाई अब होने वाली है जल्द ही जल्द में। ठीक है, सो इसके कुछ मुद्दे हैं वो समझते हैं, ताकि आपको अपने मेंस आंसर लिखने में ईजी होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका क्लियर होगा। ठीक है, 3 कोर मुद्दे हैं। पहला जो अभी हम समझेंगे, फर्स्ट ये है कि कहते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़े होते हैं, संवैधानिक सवाल कुछ खड़े होते हैं 70% कैप पे प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन को लेके। पहला है, हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19(1)(g है, ये सुनिश्चित करता है, ये इंश्योर करता है, ये गारंटी देता है हमें टू कैरी फ्रीडम ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस। ठीक है, हाँ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी उसमें, इसको लिमिट किया जा सकता है, जैसे कोविड सिचुएशन टाइम में हुआ था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, ज़रूरत पड़ी तो सैलरी काट दी गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, शॉप्स बंद थी, तो देर आर मेनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक और रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, क्या है? एंड इन पर्टिकुलर related to specifying any professional or technical qualification so as to reserve as a sector of government monopoly। ठीक है, अगर सरकार को किसी एक सेक्टर में उसकी मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी है कि सिर्फ सरकार ही करेगी वो चीज़, तो वो भी कर सकती है इस आर्टिकल के द्वारा, ताकि जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, उसको एलिमिनेट करके, उनको हटा के सिर्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन वहाँ रन करेगी। ठीक है, दिस एक्ट by requiring private businesses to reserve 70% lower end of the job for locals basically encroaches upon the right to carry out any occupation। ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए होगा जो लोअर पॉपुलेशन को जॉब देना चाहते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा काम कराना। ठीक, 2002 में इसी केस से रिलेटेड कुछ जजमेंट पास हुए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। केस का नाम है TMAI पाई फाउंडेशन केस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव ऑटोनॉमी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। याद रखिएगा, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, नॉट प्राइवेट जॉब्स। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जजमेंट दिया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी इंस्टीट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट खुद करें, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा स्टेट का। ठीक, 2005 में एक ईमानदार केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर कर दिया, ये खुल के बता दिया कि रिजर्वेशंस कैन नॉट बी मैंडेटेड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? जिसको स्टेट से कोई फंडिंग नहीं मिलती है। अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्टेट से फंडिंग नहीं मिलती है, तो वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आएगा, तो वो रिजर्वेशन नहीं रख सकता है। ठीक है, बिकॉज क्यों होगा? बिकॉज दैट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, 2005 में द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, EWS कोटा वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो आया था, एंड विच अलाउड द रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट जॉब के बारे में नहीं बोला है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, सो दिस अमेंडमेंट अप्लाइज टू एडमिशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट टू जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर। तो एक तो ये बात है। ठीक है, अब हम आते हैं एट द कोर ऑफ द इशू। पहला हमने समझ लिया। सेकंड है प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन बाय वर्च्यू ऑफ डोमिसाइल और रेसिडेंस मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज भी कई सारे स्टेट्स डोमिसाइल देते हैं, जैसे कि आप MPPCS, मध्य प्रदेश का जो PCS एग्ज़ाम होता है, उसमें आप जाइए देखिए, डोमिसाइल होता है। ठीक है, आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आप एग्ज़ाम एक तरह से दे ही नहीं पाएंगे। ठीक, दूसरे स्टेट के लोग एग्ज़ाम कैसे दे पाएं?
वैसे ही आई थिंक कुछ और स्टेट्स में है डोमिसाइल का। उत्तराखंड के एग्जाम में यूकेपीसीएस, उसमें भी डोमिसाइल का है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप अपने स्टेट के लोगों को आप प्रेफरेंस देंगे और रिजर्वेशन लगा देंगे, तो फिर मतलब जो हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, जो हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो फिर धीरे धीरे इंडिया तो कटने लगेगा ना। फिर तो यूएस वाली बात आ जाएगी, जो यूएस में कुछ वो 13 राज्य हुआ करते थे जब उनको सबसे बाद में आज़ादी मिली थी, बिकॉज दे वर एडमेंट। वो जैसे टेक्सास वगैरह कुछ स्टेट हो गए यूएस में, वो आज भी अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। आज अमेरिका का पार्ट बहुत कम लोग मानते हैं उसको, ठीक है, लेकिन है अमेरिका का पार्ट। लेकिन हम, भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हर राज्य अपने ही केस में ये रिजर्वेशन देने लगेंगे, ठीक। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 यही कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये ये इंश्योर करता है कि कोई तरह की, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस से, ठीक है। However, it permits Parliament to make law that requires residence within the state for appointment to a public office. ठीक है, it permits Parliament to make laws that requires residence within a state, okay, for appointment of public office. Public office के तहत पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को लेके कानून नहीं बना सकती है रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। यहां पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट 2 पॉइंट्स हियर। दिस इनेबल्स प्रोवाइडिंग इज प्रोविजन इज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, ठीक है। और एंड द लॉ नीड्स टू बी मेड बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये हमारे संसद को करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि विधानसभा या विधान परिषद में, ठीक। Points of a special case. So there have been several cases related to public employment. Okay, for example, the Supreme Court in 2002 ruled that preferences given to applicants from a particular region of Rajasthan for appointment of government teachers was unconstitutional. ये केस याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि इट इज सेड दैट द रिजर्वेशन कैन बी मेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, बट दिस कैन नॉट बी सोलली ऑन अकाउंट ऑफ रेसिडेंस और डोमिसाइल, ठीक है। 1995 में आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पे लैंग्वेज को मीडियम मान के, कि जिनको तेलुगु मीडियम है जिनका, उनको डोमिसाइल मिलेगा, और ये एक डिस्क्रिमिनेटेड ग्राउंड है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन कल्चर एंड क्रीड, बेस्ड ऑन रेस, एक तरीके का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ओके। एट द कोर ऑफ द इशू, तीसरा इशू अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको। तीसरा इशू ये है कि वेदर द 75% रिजर्वेशन इज मैंडेट, परमिट करना चाहिए 75%, आप समझ रहे हो, ठीक है। 75% रिजर्वेशन, 80% रिजर्वेशन, क्या ये परमिट होना चाहिए? तो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है अपने मेंस आंसर के लिए, आप लिख लो, याद कर लो, इंदिरा साहनी केस जजमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क निकल के आ सकते हैं, किसने, किसकी कमेटी थी, किसके रिकमेंडेशन से, कितने जजेस की बेंच बैठी थी, इंदिरा साहनी केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या की टेक अवेज थे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत सारे आंसर्स में इसकी रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। 1992 में हुए इंदिरा साहनी केस, सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग लगाई थी, किसमें? रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रख के हम इस रिजर्वेशन की सीलिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो हम इंश्योर करेंगे, स्टेट नहीं इंश्योर करेगा कि वो स्पेशल कैटेगरी क्या होगी। रिसेंटली केस जो महाराष्ट्र में केस हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि हम बताएंगे कि वो स्पेशल कैटेगरी क्या होगी और कब होगी, स्टेट नहीं बताएगा कि कौन से कोई सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास या फिर कोई कम्युनिटी है उसको हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात यहाँ हुई थी
In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out. That is, the responsibility is on the state to make a special case of exceptional circumstances for 50% upper limit on the reservation. अब स्टेट जो है वो स्पेशल केस लेके आएगा, उस पर रिसर्च करेगा, बनाएगा, फिर वो प्रेजेंट करेगा अपने स्टेट के जो हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं उनको प्रेजेंट करेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. आफ्टर अफेक्ट्स इक्वालिटी, समानता के खिलाफ है ये, समानता के विरुद्ध है ये रिजर्वेशन, इक्वालिटी. द हरियाणा एक्ट डज नॉट फर्दर कास्ट रूल. ठीक है. इट डज नॉट फर्दर कास्ट रूल और एज इट ऑल फॉर सिटीजन्स. बेसिकली ये जो एक्ट है ये रेसिडेंट्स के लिए है, हरियाणा वाला. ठीक है. इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर भी ये हमारे इक्वालिटी को ब्रीच करता है. ठीक है. ये उन 25% लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो कि डोमिसाइल नहीं है, जो कि वहां काम कर रहे हैं, जो कि हरियाणा की इकोनॉमी में 100% अपना दे रहे हैं. राइट. Again, note that all these cases related to either public employment or to admission of educational institution. ठीक है. While Haryana Act is about private sector employment. However, one may contend that any reservation requirement is posed on a private sector should not be higher than the limit in the public sector. ठीक है. कोई भी रिजर्वेशन की मैंडेट अगर होगी तो वो पब्लिक सेक्टर से कम ही होगी, उसकी जो दर होगी, परसेंटेज होगा, वो पब्लिक सेक्टर से कम होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का. ठीक है. पहला क्या है? स्टेट्स हैव इनैक्टेड लॉज दैट लिमिट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. दीज लॉज रेज क्वेश्चन ऑन द कंसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, जो मैंने अभी बात कही थी. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्चुअलाइज इंडिया as one nation with all citizens having equal right to live, right to travel, right to work anywhere in the country. ठीक है. ये जो राज्य हैं ये एक्चुअली उस विजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जिनको बेसिकली आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 371 के अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एब्रोगेट कर रहे हैं वो राइट, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो राइट, एम्प्लॉयमेंट की राइट को. ठीक है. This restriction may also be indirectly affect to reside across India as finding employment becomes difficult. अब जब मुझे वहाँ पे नौकरी ही नहीं मिलेगी तो फिर मैं वहाँ रह के क्या करूँगा. ठीक है. इस वजह से वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होगी उस राज्य की. अगर आप एक स्किल्ड आदमी हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास बहुत एनर्जी है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं आईटी फील्ड में, लेकिन आप बैंगलोर और हरियाणा में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन है, तो आप वहाँ पे शिफ्ट भी नहीं करेंगे. इस वजह से जितना नुकसान आपको है उतना ही नुकसान उस गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय, टैलेंटेड एम्प्लॉय रिजर्वेशन के चक्कर से उनके यहाँ काम नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो फॉर सिटीजन्स टू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट और अदर स्टेट टू फाइंड वर्क. Okay. Another fallout, there would be adverse economic implications of such policies, जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी. Other than potentially increasing costs for company, there may be increase in equality across state, inequality income की of the poor section. Job opportunity are trapped within the states. There may be serious consequences of the idea as a one nation. यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, कैन पीपल अक्रॉस स्टेट इमेजिन देमसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ वन नेशन इफ दे कैन नॉट फ्रीली फाइंड वर्क एंड सेटल डाउन अक्रॉस द नेशन. ठीक है. तब फिर वो एक नेशन नहीं रह जाएगा, वो टूट जाएगा और फिर वो एक स्टेट रह जाएगा. ठीक है. फिर वो मामला आ जाएगा कि अब कोई राज्य पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर और कोई डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए. ठीक है. Therefore, the courts, while looking at the narrow question of whether these laws violate fundamental right, should also examine whether they breach the basic structure of the constitution. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में बात की गई थी? KBC में, मतलब केशवानंदन भारती केस ऑफ 1973, 24 अप्रैल की बात थी. ठीक है. Views that one nation which is a union of state and a conglomeration of independent state. कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? कैन ट्रिगर एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर्स.
भारी मात्रा में इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। They may force those tech giants and other industries to shift their base from Haryana to other state and drain out states' monetary resource, can cause extreme talent crunch against the constitution। और ये रीज़न क्या है इन सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों के पीछे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लजिशनेस हो जाएगी, ठीक है। प्री कंडीशन ऑफ लैंड एक्विजिशन, ओके, उस लैंड की कीमत ही नहीं निकल पाएगी। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स। आप बताइए व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, आपके नॉलेज में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में? क्या नीति निर्माण अपनाना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है क्या निर्णय दे सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ये इंश्योर होता है कि और भी अन्य राज्य जहाँ पे केसेस अटके हुए हैं उनसे हम वो क्या सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये लोग ऑलरेडी अपर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। ये राज्यों को भी एक मैसेज जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में अभी भी ये वाली फाइल रखी हुई है, अभी स्टे पे है वहाँ के आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट भी लग रहा है ऐसा कि इंतज़ार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब ये देखना बाकी रह गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करेगा कि अदर हाई कोर्ट्स अपना डिसीजन दें उसके बाद हम दें, या सुप्रीम कोर्ट एक ही बार ऐसा फैसला सुनाए जिसको सबको मंजूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए यहाँ पे और देखिए ये व्हाट आर द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन अंडर एम्प्लॉयमेंट 16, आर्टिकल 16 एंड 361 371, और व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट द फेमस केस ऑफ प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है ये, ठीक है। ये आप पॉज करके बताइए, और एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल रखा है, उसकी फ्रेमवर्क को आप जैसे कमेंट करके बताते हैं वैसे करके बताइए, मैं इसको रिव्यू करूंगा अपने अगले ओपेड एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल ख़त्म हुआ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी एमएसपी से रिलेटेड बहुत कुछ पिछले साल भर में आपका मतलब नोटबुक भर गई होगी आपकी एमएसपी से, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि इस आर्टिकल के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। बेसिकली बात ये हुई थी कि इतने सारे अब इश्यूज फार्मर से रिलेटेड हो गए हैं, ठीक है। ये अब पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये अब राइट का मुद्दा है, ठीक है। ये अब ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा हो चुका है कि इसमें जितनी भी जातियां थीं, जितने भी धर्म थे, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थे, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन, सब लोग एक साथ मिलके आ गए थे इस रिफॉर्म में। इस फार्म से रिलेटेड जितनी भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सबसे अच्छी बात ये देखी गई है कि यूनिटी देखी गई है, देखिए किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लोग नहीं थे जो प्रोटेस्ट चल रहा था। हिंदू थे, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे, उसमें पंजाबी लोग थे ही, और कुछ ऊपर कास्ट के, कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग थे, ठीक है। तो इट्स लाइक अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा एक था, और सबका एम क्या था कि एक फार्म लॉज हो, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, ठीक है। फार्मर्स की जो बजट की एलोकेशन है उसको ज़्यादा की जाए, ठीक है। मैंने एक टॉपिक कवर किया था एग्री बिजनेस करके, मेरे ख्याल से परसों, डे बिफोर यस्टरडे। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू काइंडली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, कमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। इट्स अ वेरी गुड वीडियो, ओके। सो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो बेसिकली द मैसिव सॉलिडारिटी, ठीक है, द मैसिव सॉलिडारिटी मतलब एकता has seen in the recent farmers movement has already shaken the Himalayan arrogance of the government, ठीक है। सो मेंटेनिंग दैट सॉलिडारिटी इज एसेंशियल, ये ज़रूरी है। अगर ये टूट गई ना दोस्तों, ये एकता टूट गई, तो फिर जो इतनी बड़ी जंग लड़ी थी फार्मर्स ने पिछले 1-2 सालों से, वो फिर वेग होने लगेगी, वो फिर ब्लर दिखाई देने लगेगी। ये सॉलिडारिटी होना, एकता रहना बहुत ज़रूरी है। तभी सरकार ने एक्ट को वापस लिया
भले अपने शर्तों पे लिया लेकिन वापस लिया, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और आने वाले टाइम पे अगर हम एक रहेंगे तो इम्प्लीमेंट भी होगा, एमएसपी आएगा भी और लीगलाइज भी होगा। द ओनली थिंग इज लाइक वी हैव टू मेंटेन द सॉलिडारिटी। ओके, सो विच मीन्स एमएसपी मस्ट लुक स्पेशली इनटू रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर एंड लैंडलेस। तीन ऐसी चीजें हैं, ठीक है। एमएसपी कुड सर्व इन प्रिंसिपल थ्री पर्पसेस। पहला क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन इन फूड ग्रेन्स मार्केट, ठीक है। जब हम प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक सुनिश्चित दाम होना चाहिए जिसपे कि फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट में अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोड्यूस जो है वो सेल कर सकें। और जो एमएसपी में जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और जो मंडी है, वहाँ पे एक स्टेबलाइज मार्केट होना चाहिए, एक स्टेबलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनके खरीद में कोई ऊंच नीच ना हो या और कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करें वो, ठीक है। सो प्राइस स्टेबलाइजेशन इन द फूड ग्रेन मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, जब हम इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर सही दाम पे वो चीज़ें बिकेंगी तो फार्मर्स को इनकम अच्छी आएगी, ठीक है। और इनकम सपोर्ट फार्मर्स का क्या होगा? लोन होगा। और इनकम सपोर्ट क्या होगा? सब्सिडी होगी। ये सारी कुछ ऐसे सपोर्ट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो या फिर किसी क्रॉप को ग्रो करने में सब्सिडी हो, ठीक है। सो ये सारे इनकम वाले हैं। नाउ तीसरा क्या है? ऑल्सो अ मैकेनिज्म फॉर कोपिंग अप विद द इनडेप्थनेस ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। मतलब कि जितने भी फार्मर्स लोन लिए हैं पहले, जिनकी बहुत से ढेर सारे पैसे हैं, ज़मीन कर्जे पे है, इंटरेस्ट जिनका काफ़ी है, उनसे निपटने के लिए ये एक ऐसी हम मैकेनिज्म बनाएं, स्कीम बनाएं, ठीक है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, बैंक्स को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये फार्मर्स लोन लेके कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप, हमारा पैसा, जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके अकाउंट में, आपके बैंक में, और वो पैसा आप बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दे देते हैं बिना रेफ चेक किए, और वो कंपनीज फिर एनपीए बन जाती हैं, उसका क्या? वो तो फिर भाग जाती हैं, उनसे तो पैसा आप नहीं इनकर कर पाते हो, राइट। लेकिन फार्मर्स से रिलेटेड जब मुद्दा आता है तो फिर क्यों हम अपने इंटरेस्ट कम करने में पीछे नहीं हटते हैं? क्यों हम ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं निकालते हैं जहां पे ये कर्ज मुक्त हो सकें? क्यों सरकार बार बार ये कहती है कि हम सरकारों का लोन माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? ये भी हमें, हमारे बैंक्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो गरीब फार्मर कहीं नहीं जाएगा। एक साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल वो पैसा आपको पे कर देगा। कम से कम उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह तो नहीं कि अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो कंट्री छोड़ के भाग गए हैं। और ये आपने किया है, ये आपने वेरीफाई नहीं किया, ये आपने रेफ चेक नहीं किया है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो दिस कुड बी द थ्री इंपॉर्टेंट, ये आप नोट करके रख लीजिए, ये वीडियो पॉज करिए, और ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी? प्राइस स्टेबलाइजेशन, फूड मार्केट फार्मर्स के हित में होनी चाहिए, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, ठीक है, और मैकेनिज्म। दोस्तों, भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इसको इंश्योर करना। नाउ हुआ यूँ था कि मैं इस छोटे से इसको मैं कहानी के रूप में आपको बता देता हूँ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि भारत में खाद्य की कमी हो गई थी, फूड सिक्योरिटी की कमी हो गई थी। क्यों कमी हो गई थी? क्योंकि अभी हम आज़ादी से निकले ही थे, तब तक कि 1962 में, 1965 में युद्ध हो गया चाइना से और पाकिस्तान से। ढेर मात्रा में, बहुत ढेर सारी मात्रा में जो खाद्य थी वो चली गई। और याद रखिएगा, आज़ादी से पहले, ठीक आज़ादी से 5 साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी, जहां चर्चिल ने सारे के सारे, बंगाल फैमिन हुआ था, सारे के सारे जो फूड सिक्योरिटी थी, जितने भी खाना पीना, जितना भी अनाज था, सब इंग्लैंड भिजवा दिए थे, वर्कर्स के साथ, आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ उस टाइम पे। तो पिछले 20 सालों में, अगर हम सन 1942 से 1962 के बारे में बात करें, तो इतनी ज़्यादा हमारी कुछ थी ही नहीं फूड सिक्योरिटी। फिर भी आप सोचिए कि किस हिसाब से उस टाइम पे टैकल किया, कितनी अच्छी उस टाइम पे पॉलिसी हुई होंगी, कितनी अच्छी सस्टेनेबिलिटी रही होगी, और कितना अच्छे मैनेज हुआ होगा उस टाइम पे कि वॉर के टाइम के बाद भी हमने थोड़ा सा सस्टेन किया। बहुत प्रॉब्लम हुई हमें,
तो फूड सिक्योरिटी नहीं थी हमारे पास। चावल, दाल, ये सब बेसिक एसेंशियल्स हैं जो कि आपके बॉडी को चाहिए, जिससे आपकी बॉडी रन कर सकती, वो सब नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर आई नॉर्मन बोरलॉग आए, उन्होंने फूड सिक्योरिटी मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो कुछ मेजर क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि आटा, गेहूं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इनकी पैदावार मतलब कि इनका प्रोड्यूस, ये रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हो गए। हमारा फूड सिक्योरिटी, हमारा जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा हो गया इन मामलों में। किसमें? जो हमारे फ्लैगशिप थे ग्रीन रेवोल्यूशन का, राइस, वीट, शुगर, यहाँ मेंशन किया है। लेकिन कुछ मामलों में हम पीछे रह गए क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं दे पाए, और ये हमारी मजबूरी थी, जानबूझ के नहीं किया था, ये मजबूरी थी हमारी। ठीक है, क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी थी, हमें अपने सैनिकों को खाना देना था, हमें गरीबों को खाना खिलाना था, और पावर्टी तो चरम पे थी उस टाइम पे। ठीक है, एमएसपी, मिलेट, कोर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, इन पे। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे भी इन बातों पे डिस्कशन हो रही थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए या इन 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 आइटम्स पे, लेकिन हो नहीं पाया था वॉर के चक्कर में। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बेस सेटअप कर दिया हमारे लिए, और हमारे लिए वीट, शुगर, राइस जैसे चीज़ों को का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन कुछ चीज़ों में हम पीछे रह गए। ठीक है, और जब हम कुछ चीज़ों में पीछे रह गए तो यही आज के टाइम पे मौका है, मुद्दा है, जो कि अब हमें इसको लीगलाइज करना होगा, ताकि अब ना हम पीछे रहें, क्योंकि अब ठीक है माहौल। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट दिस पार्शियल एमएसपी कवरेज स्कूड द क्रॉपिंग पैटर्न अगेंस्ट सेवरल कोर्स ग्रेन्स एंड मिलेट्स। ठीक है, द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन till recently increased 30 million hectare to 44 million hectare, जहां मैंने अभी अभी बात की, ये आंकड़े हैं कुछ। ठीक है, एंड 9 million hectare to 31 million hectare रेस्पेक्टिवली। लेकिन वहीं पे अगर हम कोर्स सीरियल्स की बात करें तो उसकी प्रोडक्शन रिसोर्सेज कम हो गई हैं, 37 थी 25 मिलियन हो गई है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 68% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन फेड एंड क्रॉप ग्रोन इन दीज रीजन्स आर यूजुअली ड्रॉट रेजिस्टेंट। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक्ट ऑफ गॉड वाला, कि भाई ड्रॉट फ्लड आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम तबाही हो जाती है, बहुत सारे अनाज का नुकसान हो जाता है, क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है, फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। ये भी एक एंगल है जहाँ पे फार्मर्स को रियायत मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशन एंड स्टेपल इन द डाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मतलब एक होलिस्टिक आर्टिकल है, आप इसको समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझा रहा हूँ आपको, आपका टाइम नहीं किल करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको एक बेसिकली एक ओवरव्यू दे दिया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अ नियर मिरेकल वी हैव विटनेस्ड इन ऑर्गेनाइजिंग एंड यूनिफाइंग फार्मर्स मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट, जहाँ पे कास्ट, क्लास, जेंडर थ्रू द पंचायत एंड महापंचायत सिस्टम इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश raise hope that they will run their attention to decentralizing MSP implementation mechanism। अब decentralization क्या होता है? Decentralization inverted tree ले लो। ठीक है, decentralization का मतलब होता है कि ये इसकी इसकी रेगुलेशन, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सब बॉडी को होगी। ठीक है, जैसे कि हम एक फूड कंपनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले लो कोई भी एक, जैसे आप मैकडोनल्ड्स ले लो, तो मैकडोनल्ड्स आज छोटे छोटे शहर में है। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। ऑल्दो मैकडोनल्ड चेन होगा, ठीक है, यूएस में, लेकिन मैकडोनल्ड आज डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर दिल्ली में भी, या फिर किसी बनारस में, या फिर मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक मैकडोनल्ड खुलेगा तो वो उसका इंचार्ज होगा। ही और शी, द ओनर विल बी ऑटोनमस अबाउट टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, वो सॉवरेनिटी होगी उस चीज़ की। ठीक, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन चाहिए, जहाँ पे पावर किसी एक के पास ना रहे, डिवाइडेड रहे, सब लोग उसको रेगुलेट कर सकें, अकाउंटेबल रहें अपने अपने हिस्सों में। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटेरियनिज्म नहीं, टोटलिटेरियनिज्म नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, चलिए, ये है कुछ एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा,
कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो पॉज करके कि क्या आप समझे हैं, कौन सा आंसर आपको लगता है सही है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ गया है रिवीजन स्टार्ट कर देने का धीरे धीरे, क्योंकि अब प्रीलिम्स दूर नहीं है, लगभग 100-120 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ओपेड एनालिसिस थोड़ा सा अलग था, समझ में आया होगा। कैसा लगा ये बताइएगा, पूछे गए क्वेश्चंस आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक हम मिलते हैं अपने अगले ओपेड एनालिसिस में, और आपके कमेंट का रिव्यूज़ भी हम उसी के साथ करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।